नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक परिभाषाओं के अध्ययन में आज हम बात करेंगे ताल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको लय के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको लय बताया था कि लय क्या होती है और लय के कितने प्रकार होते हैं। और लय जो है वह ताल के बिना अधूरी रहती है। अन्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि लय एक प्रवाह है और इसे नियमित रखने के लिए, सीमा प्रदान करने के लिए ताल की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, इसमें जो मात्राएं होती है उनका विभाजन समान रूप से करने के लिए ताल की आवश्यकता होती है। हर पहली मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो टाइमिंग होता है वह ताल के द्वारा ही बनता है, इसीलिए ताल की आवश्यकता लय में होती है। वास्तव में लय की महत्वता ताल के द्वारा ही प्रकट होती है। जैसा कि हमने बताया कि लय को सीमा में बांधने के लिए, यानी कि लय को एक रूप देने के लिए कि जो टाइमिंग है वह बराबर रहे, उसके लिए ताल बहुत महत्वपूर्ण रूप है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार, नाट्यशास्त्र हमने आपको बताया ग्रंथ का नाम है जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। उन्होंने यह लिखा है कि संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं। काल यानी कि समय, काल को हम कहते हैं समय, उसे नापने के साधन को ताल कहा जाता है। अमरकोश नामक ग्रंथ में भी ताल की परिभाषा दी गई है। तालः कालः क्रियाभा नाम, अर्थात मात्रा छोटे से छोटा नाप है, इसलिए निश्चित मात्राएं लेकर उन्हें विभागों में बांटकर ताल का निर्माण किया गया। ताल लय को निश्चित सीमा प्रदान करता है। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ है। किसी एक की अनुपस्थिति में यह भवन अधूरा रहता है। जैसा कि हम आपको बताया, सिर्फ हम स्वर अगर हम ले रहे हैं और उसके साथ ताल नहीं बजती है, जैसा कि, तो वह अधूरा प्रतीत होता है। हमने आपको बताया संगीत क्या है, गायन, वादन और नृत्य तीनों से मिलकर संगीत बना है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन तीनों के लिए ही लय या ताल की आवश्यकता होती है। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ बताए गए। हम अगर गायन गा रहे हैं और ताल नहीं बज रही है तो वह अधूरा सा प्रतीत होता है। उसी तरह वादन करते हैं और ताल नहीं है तो अधूरा प्रतीत होता है। इसी तरह से जब नृत्य होता है तो उसमें गायन और ताल और वादन अगर नहीं होता है तो भी वह अधूरा प्रतीत होता है, अर्थात ये सभी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बनी। लय हमने बताया विलंबित लय, मध्य लय, ये हमने बताई। तो इसमें हमने आपको बताई थी अलग अलग प्रकार की तालें, कोई 12 मात्रा की होती है, कोई 16 मात्रा की होती है, कोई 10 मात्रा की होती है। तो उन्हें अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, वह लय होती है। लय तो उन्हें मात्राओं में बांधकर लिखा जाता है और जब वो मात्राओं में बांधकर बजाई जाती है तो वह ताल बनी है। ताल को संगीत का व्याकरण कहा गया है। संगीत ताल रूपी नियमों और बंधनों में रहकर आकर्षक व मधुर लगता है। तालें विभिन्न मात्राओं के समूह से बनती है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब हम आपको अलग अलग तालों के नाम बता रहे हैं
जैसे कि दादरा ताल जो है वह 6 मात्रा की होती है, कहरवा ताल है 8 मात्रा की होती है, झप ताल है 10 मात्रा की, त्रिताल 16 मात्रा। तालें अनेक हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे धमार, चौताल, एक ताल, रूपक, तीव्रा, दीपचंदी। प्रचार में केवल 4 से लेकर 16 मात्राओं के समूह से बनी तालें हैं। तालों में विभाग अवश्य होते हैं। मात्राओं को विभाग में बांटा जाता है। जैसे कि हम त्रिताल है, त्रिताल में 16 मात्राएं होती है, जिसे कि 4 विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। तो इन्हें मात्राओं में बांटकर लिखा जाता है और उसी के द्वारा ताल बजाई जाती है। ताल की जो प्रथम मात्रा जो होती है, यानी कि हम कोई भी ताल होती है उसकी प्रथम मात्रा जो होती है उस पर सम और अन्य मात्राओं पर ताली व खाली होती है। जैसा कि अलग अलग मात्राओं तालों में अलग अलग मात्राओं पर ताली खाली का विभाजन होता है। आचार्य शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यत् स्याताले प्रतिष्ठितम, अर्थात जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं और यह तीनों ही गीत, वाद्य और नृत्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों में ही ताल की आवश्यकता होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ इन्होंने लिखा है कि नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, तो प्रतिष्ठा का अर्थ हम जो कहते हैं वह होता है व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गायन, वादन तथा नृत्य प्रत्येक क्षेत्र में ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। मधुकर जी के अनुसार स्वर अलंकार रूपी पुष्पों को ताल रूपी धागे में बांधकर पिरोकर संगीतज्ञ अपने श्रोताओं के लिए संगीत रूपी सुंदर हार तैयार करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक हार होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। तो कुछ हार होते हैं जो तो बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ होते हैं कि एक ही रूप में होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो हम संगीत में हम यह कह सकते हैं, स्वर जो है, स्वर से हमने अलंकार के बारे में आपको बताया था। अलंकार को हम पुष्प मानकर ताल रूपी ताल जो है वह धागे में बांधकर पिरोकर जो संगीतज्ञ अपने श्रोताओं को सुंदर हार परोसता है, उसका आनंद अलग ही प्राप्त होता है। ताल गायन की प्रत्येक शैली में 4 चांद लगा देती है। ध्रुपद, धमार आदि की लयकारियाँ ताल के प्रयोग के बिना निरर्थक है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, विलंबित ख्याल होते हैं, द्रुत ख्याल होते हैं, तराना होता है। उसी प्रकार से ध्रुपद तथा धमार आदि भी गायन शैलियाँ होती हैं। इन दोनों गायन शैलियों में अलग अलग प्रकार की लयकारियाँ होती है, जो कि दुगुन, तिगुन, चौगुन, छगुन तक जाती है। ये लयकारियाँ जब तक ताल नहीं बजे तो इस ताल के बिना यह लयकारियाँ नहीं की जा सकती हैं। इसलिए गायन में ताल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार ख्याल में विभिन्न आलाप तान आदि भी ताल से मिलकर सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार वादन में भी गत, तोड़े, झाला आदि ताल पर ही आधारित रहते हैं। नृत्य में तोड़े, परन आदि में
चमत्कारिकता का भाव ताल के साथ मिलकर पैदा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तीनों ही गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों ही ताल के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए ताल का होना बहुत आवश्यक है। तालें खुले व बंद बोलों द्वारा बजाई जाती है। वर्तमान में ताल देने के लिए मुख्यतः तबला और पखावज व मृदंग का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको ताल के बारे में बताया, इसके क्या क्या प्रयोग हैं, किस तरह से इसका विकास, किस तरह से ये एक गीत, वाद्य और नृत्य के लिए आवश्यक है, यह भी हमने आपको बताया। इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।